नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 4, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यह इस चैप्टर की पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में इससे पहले वाले पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिंड कमेंट या कॉर्नर राइट कॉर्नर में आई वाला सेक्शन आ रहा होगा, उसमें आपको विजिबल आ रहा होगा। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं पार्ट 1 में, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शंस के बारे में बताया। कार्बन कार्बन इतना वर्सेटाइल एलिमेंट क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस, जिसमें हम लोगों ने टेट्रावैलेंसी, फिर कैटिनेशन प्रॉपर्टी, फिर स्पेशली जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को समझा था। फिर जो नामकरण किया जाता है, नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, वो सब हम लोग ने पार्ट 1 में डिटेल में डिस्कस किया था, सब कुछ फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह। तो अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ पार्ट 1 देख लीजिए, उसको बाद ये वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस पार्ट को शुरू करते हैं। और इस पार्ट में बेसिकली हम लोग डील करेंगे कार्बन। हम लोग ने पहले पार्ट में मोरलेस फिजिकल प्रॉपर्टीज तो कवर कर ली थी, लेकिन इसमें मेनली जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं अलग अलग कंपाउंड्स के, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें सबसे पहला रिएक्शन है वो है कंबशन। ठीक है, और कंबशन का मतलब ही क्या है कि कोई भी चीज को, कोई भी कंपाउंड को हम लोग बर्न करते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसी को उस प्रोसेस को ही मेनली कंबशन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर कार्बन कंपाउंड्स का हम लोग पढ़ रहे हैं तो बेसिकली द कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन द एयर गिव राइज टू व्हाट, क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ठीक है, तो ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल देख सकते हैं, जब हमें कोई भी एक कार्बन कंपाउंड, सपोज लेट दिस इज व्हाट, इथानॉल। ठीक है, अगर इथानॉल को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट दे रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो क्या फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड साथ ही साथ में लाइट एनर्जी। आपने फर्स्ट जो चैप्टर था, ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स वाले चैप्टर जिसमें बैलेंसिंग वगैरह था, उसमें भी आपने पढ़ा होगा रिएक्शंस की, जब हम लोग कार्बन को, स्पेशली कोयला को अगर हम लोग बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट, ठीक है, जब बहुत अमाउंट ऑफ अबंडेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है और बर्न करते हैं, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ में जब कार्बन को हम लोग लिमिटेड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग बर्न करते हैं, ठीक है, सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो लिमिटेड सप्लाई में क्या होता है, मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। ठीक है, तो दो चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि इस एग्जांपल में देख ही पा रहे हैं, कार्बन बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। ठीक है, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है मेनली, तो सैचुरेटेड कार्बन्स जैसे कि एल्केन्स, है ना, मेनली एल्केन्स which burns with blue flame in the presence of sufficient supply of air and oxygen। ठीक है, कोई भी आप सैचुरेटेड एल्केन ले लीजिए, चाहे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि हमारे घरों में जो सिलेंडर्स आते हैं, एलपीजी सिलेंडर्स, एलपीजी बेसिकली क्या, उसमें कौन सा गैस होता है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से होते हैं, जो कि मेनली मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है। ठीक है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसमें यही दो मेनली गैस प्रेजेंट होती है। तो ये, अब जब हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं, ये इन द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट ऑक्सीजन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट एंड लाइट मिलता है। और आपको जो लाइट एनर्जी उसमें मिलती है, अगर आप गौर से देखेंगे तो वो ब्लूइश कलर की होती है। ब्लूइश कलर का अगर लाइट आ रहा है तो मतलब जो हम लोग, जो कार्बन कंपाउंड्स हम लोग यूज कर रहे हैं, वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और उसमें पॉल्यूशन, जो पॉल्यूटिंग पावर है, वो बहुत कम होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एज कंपेयर टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये तो होता है कि जब हम लोग अबंडेंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, जब हम लोग लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर देंगे, ठीक है, ऑक्सीजन की कटौती करेंगे, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के केस में भी, देन फॉर्म्स ए सूटी फ्लेम। ठीक है, एक सूटी फ्लेम नजर आता है, अगर आप गौर से देखे होंगे गांव में स्पेशली, जहां पर लकड़ी पे खाना बनाया जाता है, या
कोयले पे अगर खाना बनाया जाता है चूल्हे पे, तो वहाँ का अगर बर्तन जो होता है, ठीक है, कोई भी बर्तन पतीला वगैरह, तो उस पे नीचे साइड में पूरा ब्लैक ब्लैक सूट लग जाता है, सूटी टाइप का, ठीक है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर दे रहे हैं, ठीक है। और इस कारण से मेनली ये होता है। तो अगर अबंडेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देंगे तो पॉल्यूशन कम होगा, लेकिन अगर लिमिटेड सप्लाई में देंगे तो पॉल्यूशन पावर बढ़ जाता है कोई भी कार्बन कंपाउंड का। ये तो था सैचुरेटेड के लिए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है, मेनली जो एल्कीन्स एल्काइंस है, वो बर्न होते हैं विद ए येलो स्मोकी फ्लेम, ठीक है। तो ये जो सैचुरेटेड वाला वो ब्लू फ्लेम है, एंड अनसैचुरेटेड लाइक एल्कीन्स एल्काइंस, उसमें हम लोग को येलो स्मोकी फ्लेम्स मिलते हैं। जैसे कि द गैस एंड द केरोसिन स्टोव, जो मेनली घरों में यूज किया जाता है, यूज्ड एट होम एज इनलेट फॉर एयर्स, है ना। तो जो स्टोव होता है ऐसा राउंड शेप का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि अबंडेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है। और अबंडेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा तो वो क्लियर ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा और पॉल्यूशन कम करेगा। जस्ट CO2 H2O यही सब रिलीज होगा। And due to presence of small amount of nitrogen and sulfur, coal petroleum produces carbon dioxide with oxide of nitrogen and sulfur, ठीक है। अगर हम लोग कोयला जला रहे हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अगर हम लोग जला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कभी कभी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नॉक्स जिसको बोला जाता है, नॉक्स एंड सॉक्स, ये सब कंपाउंड भी रिलीज होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बहुत सारे और सल्फर डाइऑक्साइड के भी बहुत सारे ऑक्साइड्स फॉर्म में रिलीज होते हैं, जो कि बहुत बड़ा मेजर पॉल्यूटेंट है, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सैचुरेटेड और LPG वाले गैस ही यूज़ किया जाए, है ना। और कोयला को कम जला जाए, फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज़ किया जाए, क्योंकि उनके पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, ठीक है। आपको होपफुली ये पार्ट समझ आ गया होगा। ये था कंबशन के लिए। सेकेंड रिएक्शंस में मूव करेंगे। सेकेंड रिएक्शन जो है हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि हमें ऐसा रिएक्शन जिसमें मेनली उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज हो रहा हो, जिसमें ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ इथानॉल, ठीक है। इथानॉल बोलिए या फिर इथानॉल बोल सकते हैं, इथानोइक, सॉरी, हाँ, इथानॉल को अगर जब हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं मेनली, ठीक है, ऑक्सीडाइज के लिए भी हमें कैटलिस्ट की जरूरत होगी, ठीक है। तो उसमें कैटलिस्ट क्या है? तो बेसिकली अल्कलाइन KMnO4, जिसको अल्कानाइन पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है। और या फिर हम लोग दूसरे कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं, जैसे एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है। तो K2Cr2O7 क्या है एंड अल्कलाइन KMnO4 क्या है? तो बेसिकली दे आर जस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी हम लोग ने पहले जो चैप्टर्स थे उसमें कवर किया था, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज हु देमसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, वो खुद रिड्यूस हो जाएंगे, बट वो ऑक्सीजन दूसरे कंपाउंड्स को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो वैसे को ही हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो जैसे कि अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, मेनली वो मिक्सचर होता है पोटेशियम परमैंगनेट एंड KOH, ठीक है। और एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये सब क्या है, बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, ये अल्कोहल को मेनली एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी फॉर्म होते हैं, राइट ए केमिकल रिएक्शंस बाय विच वी कैन कन्वर्ट अल्कोहल टू एसिड, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दे दिया जाएगा, तो आपको ये रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे सारे, और कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है वो, ठीक है। तो कन्वर्सन भी दिया जा सकता है अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर डायरेक्टली ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड, और विद द हेल्प ऑफ व्हाट एजेंट वी ऑक्सीडाइज इट। इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। जो थर्ड पार्ट आएगा इसी चैप्टर का, उसमें मैं क्वेश्चन आंसर डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिर भी मैं साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने के चांसेस है वो भी बताते चलूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी याद रखने का जरूरी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एसिड,
ठीक है। और अल्कोहल भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 कार्बन एटम है और यहाँ पर भी 2 कार्बन एटम का ही है। ठीक है, तो चेंज नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, बस ऑक्सीजन का यहाँ पर बढ़ जा रहा है। यहाँ पर 1 था ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 बढ़ जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है इसका। नेक्स्ट हम लोग तीसरा रिएक्शन जो पढ़ेंगे वो है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आता है। एडिशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन मीन्स एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ प्रोडक्ट को हम लोग बेसिकली डाइहाइड्रोजन ऐड करेंगे। या फिर इस रिएक्शन में मेनली क्या होता है कि अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है, कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस इज व्हाट अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेट कैसे किया जा सकता है। तो बाय दिस रिएक्शन ओनली। तो ये कैसे होगा, बाय विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। क्या यूज किया जा रहा है, निकल कैटलिस्ट। निकल या प्लैटिनम या पैलाडियम, तीनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है एज अ कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग रिएक्टेंट जो है उसमें बेसिकली हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन भी कहा जा रहा है या फिर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा एडिशन रिएक्शन। देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टर्म यूज किया है कैटलिस्ट। तो जैसे हम लोग ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखा, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, वो भी एक कैटलिस्ट के बिहाफ पे ही काम कर रहा था। और यहाँ पर भी जो निकल पैलेडियम और या प्लेटिनम है वो भी एक कैटलिस्ट। तो बेसिकली कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं दैट कॉजेस अ रिएक्शन टू ऑकर और प्रोसीड्स। ठीक है, कोई भी रिएक्शंस को या तो वो फास्ट कर देंगे या फिर स्लो कर देंगे। ठीक है, तो कैटलिस्ट बेसिकली वही वैसे सब्सटेंस या वैसे केमिकल होते हैं जो रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है या उसको फास्ट कर देंगे या स्लो कर देंगे। ठीक है, विदाउट कंज्यूमिंग इन इट, मतलब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनका कुछ चेंज नहीं होगा, बस वो रिएक्शन का जो रेट है वो फास्ट या स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो वही होते हैं कैटलिस्ट में। ठीक है, कैटलिस्ट मेनली रिएक्शंस को फास्ट ही करते हैं, जो इसके ऑपोजिट होते हैं वो मेनली स्लो करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को बस कैटलिस्ट के बारे में जाना, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे इसके। तो फॉर एग्जांपल इसमें निकल प्लैटिनम पैलेडियम ये हमारा कैटलिस्ट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाउ टू कन्वर्ट द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बाय दिस रिएक्शन वी कैन कन्वर्ट इट। ठीक है, फिर वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल्स ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स। ठीक है, तो लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। वेजिटेबल कोई भी ऑयल हो वो उसमें अनसैचुरेटेड कार्बन चेंज होता है, जबकि एनिमल फैट्स जो होते हैं उनमें सैचुरेटेड हाई कार्बन चेंज होता है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि सैचुरेटेड जो होगा वो ज़्यादा हेल्दी होता है, ऑप्शन नहीं, सैचुरेटेड हेल्दी नहीं होता है। अनसैचुरेटेड कार्बन वाला जो ऑयल होता है मेनली जो वेजिटेबल ऑयल होता है, इसीलिए वो ज़्यादा हेल्दी रहता है। इसीलिए हम लोग मेनली क्या कुकिंग के लिए सनफ्लावर ऑयल या फिर ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल ये यूज़ करते हैं। एनिमल फैट वाला ऑयल तो बहुत रेयरली ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स व्हिच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर द हेल्थ। ठीक है, तो इससे मेनली कोलेस्ट्रॉल लेवल ही बढ़ता है, बहुत सारे फैटी लीवर वैसे डिजीजेस हो सकते हैं। इसीलिए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। वेजिटेबल ऑयल्स जो कि अनसैचुरेटेड कार्बन चेंज होते हैं, आपने देखा होगा अगर कोई भी आप ऑयल लेते हैं वेजिटेबल ऑयल, उसमें लिखा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, PUFA। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड हाइड्रो जो होते हैं फैटी एसिड्स मेनली हम लोग एज अ वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं। ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है क्यों यूज नहीं किया जाता है, कैटलिस्ट क्या होता है, या सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड, मेनली अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो चौथा रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा कि सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है,
तो replacement of one or more hydrogen atom of an organic molecule by another atom or group of atom is known as substitution reaction। ठीक है, तो जैसे कि ये मीथेन, ठीक है, मीथेन बेसिकली कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, मीथेन इस तरह से होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी हैलोजन से हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये रिएक्शन, ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ हैलोजन में हाइड्रोजन जो है, कोई भी एक हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और इसके बदले क्या आ जाएगा, क्लोरीन का एक एटम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, एच 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 एन सी एल। ठीक है, कुछ ऐसे बन जाएगा, बाकी HCl बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से फिर अगर फिर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन तो एक और हट जाएगा हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, CH2F Cl2। ठीक है, तो ऐसे बनते जाएगा। या फिर नेक्स्ट और क्लोरीन गैस पास करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, CHCl3 बन जाएगा। ठीक है, तो मेनली इसी को ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। तो ये भी बहुत आसान सा है रिएक्शन। ठीक है, और जो CHCl जो है, CH3Cl बेसिकली उसको क्या कहा जाता है, तो क्लोरोमीथेन, नोमेनक्लेचर मैंने बताया था, क्लोरोमीथेन जब भी हैलोजेंस होंगे तो उससे पहले लिखा जाता है देन वी विल राइट द हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये हो गए मेन 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कार्बन कंपाउंड्स के जो आपको क्लास 10th में बोर्ड्स एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, जिसमें हम लोग मेनली इथानॉल और इथानोइक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है इथानॉल। तो इथानॉल बेसिकली उसी को कॉमनली कहा जाता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल, उसका फॉर्मूला क्या है, तो C2H5OH। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसे देखना देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसे भी बन जाएगा, 1 2 3 1 2 देन OH। ठीक है, बाकी ये सब हाइड्रोजन है, कुछ इस तरह से मेनली होता है इथाइल अल्कोहल का। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इथाइल अल्कोहल, ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल इट इज कलरलेस इनफ्लेमेबल लिक्विड। ठीक है, इट इज कलरलेस, कलर सच होता नहीं है। इथानॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ठीक है, तो जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं, चाहे बियर हो, ब्रांडी हो, विस्की हो, कुछ भी हो, उसमें कुछ ना परसेंटेज ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट होता ही होता है। सब में अलग अलग परसेंटेज होता है, 30%, किसी में 15%, किसी में 40% ऐसे रहता है। तो मेनली वो कौन सा अल्कोहल रहता है, तो इथाइल अल्कोहल या इथानॉल। Third is in addition because of its a good solvent, it is also used in medicines such as tincture of iodine में, कफ सिरप्स में and many tonics में। ठीक है, जितना भी कफ सिरप्स होते हैं, मेनी टॉनिक्स होते हैं उसमें, और जो मेनली होम्योपैथिक मेडिसिन होते हैं उसमें ऑब्वियसली इथेनॉल का यूज किया ही जाता है, क्योंकि एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, तो मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज होता है। इट इज ए मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये आराम से पानी में मिक्स हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा अगर जो लिकर पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो लोग मिक्स करते हैं पानी या सोडा वगैरह, तो वो ऑल प्रोपोर्शन में हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ में इनटेक ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल जिसको एब्सोल्यूट अल्कोहल बोला जाता है, जिसमें 99% अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी को अल्कोहल 99% या 100% भी बनाना पॉसिबल तो नहीं है, तो इसीलिए हम लोग 99% ही बोलते हैं या 95% के एवव। ठीक है, तो उसी को हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलेंगे। वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है और उससे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अगर वो कोई भी कंज्यूम करेगा, जो को मेनली केमिस्ट्री लैब्स में यूज किया जाते हैं, स्पिरिट वगैरह या सैनिटाइजर पर्पस के लिए यूज किया जाता है इतना परसेंट ऑफ अल्कोहल को। ठीक है, फिर इट हैज नो इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर, तो इससे हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, एसिडिक है, बेसिक है, इसका कोई इफेक्ट पता नहीं चलता। तो ये सारे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ यूजेस इसके। अब रिएक्शंस देखा जाएगा तो सबसे पहला रिएक्शंस है रिएक्शन विद सोडियम। ठीक है, सोडियम के साथ में किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, तो जब इथेनॉल प्लस सोडियम रिएक्ट करता है तो सोडियम इथॉक्साइड बनता है। ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड, जो इथेनॉल का हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हो जाता है।
वो कौन रिप्लेस करता है? तो सोडियम रिप्लेस कर देता है, क्योंकि सोडियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा है कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो सोडियम किक आउट कर देगा हाइड्रोजन को और वो आ जाएगा, और जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग सोडियम इथॉक्साइड कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस का इसमें लिबरेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये गैस। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे आता है आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड में, तो अ कंपाउंड व्हेन treated with sodium gives a compound Y and also a gas Z, ऐसे करके पूछता है ना क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो व्हेन एन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद सोडियम इट गिव्स सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। ठीक है, ये पहला रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 में मेनली क्या होता है, इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में ऑब्वियसली आपको पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, तो H2SO4 जो है कंसंट्रेटेड H2SO4 मेनली वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, वो कोई भी सब्सटेंस है, मेनली इसमें इस केस में क्या होगा, इथानॉल से वो जो पानी है उसको निकाल लेता है। ठीक है, H2O निकाल लेता है, तो बचेगा क्या, जब इथानॉल से हम लोग पानी निकाल लेंगे तो H2O निकाल लेंगे तो कुछ इथीन बन जाएगा, है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को मेनली डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद hot concentrated H2SO4 which act as a dehydrating agent, so what it will be, so ethanol से H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इथीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और इसमें H2SO4 जो है कंसंट्रेटेड वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, अब ये बॉक्स में एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ था, इंपॉर्टेंट है जानना कि हाउ डू अल्कोहल्स अफेक्ट लिविंग बींग्स। ठीक है, तो ये जनरली जानना जरूरी है कि when large amount of ethanol are consumed it tend to slow the metabolic process and depress the central nervous system, तो जो हमारा सीएनएस है उसको वो डिप्रेस कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, this result in lack of coordination, mental confusion, drowsiness, lowering of the normal इनहिबिशंस एंड फाइनली स्टupor। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है, मेंटल कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस, नींद आने लगता है। तो देखते होंगे अगर आप किसी शराबी को, तो वो इसी तरह से किधर चल रहा है, क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है, उसको कुछ पता नहीं रहता। ठीक है, तो मेंटल कंफ्यूजन, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे मेनली इफेक्ट करता है, आप रेगुलरली पी रहे हैं। ठीक है, एन इंडिविजुअल में फील रिलैक्स्ड विदाउट रियलाइजिंग his sense of judgment, sense of timing, muscular coordination have been seriously impaired। ठीक है, क्योंकि सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है, उसको नींद लगने लगता है, क्या बोल रहा है, किसके साथ क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं रहता। अनलाइक इथेनॉल, इनटेक ऑफ मिथानॉल, ठीक है, इथेनॉल तो तब भी चल जाता है, लेकिन मिथानॉल जो है वो बहुत ज्यादा डेडली होता है। ठीक है, तो मिथानॉल जो है बहुत ज्यादा डेडली होता है, CH3OH मेनली। ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डेडली होता है। तो मिथानॉल, जिसको मेनली कच्चा शराब कहा जाता है, इज ऑक्सीडाइज टू मिथानॉल इन द लीवर। ठीक है, वो मिथानॉल में कन्वर्ट हो जाता है, लीवर में जाकर वो मिथानॉल जो है वो मिथानॉल में कन्वर्ट हो जाता है, CH3CHO कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, reacts rapidly with the components of the cell. It coagulates the protoplasm in much the same way the egg is coagulated by cooking it. Methanol also affects the optic nerves causing blindness। ठीक है, तो सो डेंजरस मिथानॉल जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, वो लिवर में जाके वो मिथानॉल जो है मिथानॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक एल्डिहाइड है। ठीक है, और कोगुलेशंस करने लगता है प्रोटोप्लाज्म का, जिस तरह से अंडा को कुक करते हैं ऑमलेट बनाने समय कोगुलेट होता है, उसी तरह से हमारे जो ऑर्गन्स है वो कोगुलेट होने लगेगा, ब्लड कोगुलेशन होने लगेगा, फिर ऑप्टिक नर्व्स कॉजिंग ब्लाइंडनेस, ये सब प्रॉब्लम है। इथेनॉल इज इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, पता ही है आपको कि कितना जरूरी है इंडस्ट्रीज में। टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक मिथानॉल टीट। ठीक है, तो मिथानॉल बेसिकली पॉइजन है। तो इथेनॉल क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्रीज में, केमिस्ट्री लैब्स वगैरह में, तो इसीलिए इथेनॉल को ज़्यादा लोग कंज्यूम ना कर ले, इसीलिए उसमें जहर मिलाया जाता है, जो जहर है मिथानॉल।
ठीक है, कि लोग कंज्यूम ना करें। और उस पर वार्निंग साइन भी दिया रहता है कि ये सब कंज्यूम या इनहेल वगैरह भी नहीं करना चाहिए। डाइज आर ऑल्सो मेड टू कलर द एल्कोहल ब्लू सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली। फिर डाई भी यूज किया जाता है। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड द डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं 1 मार्क्स में कि व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं व्हेन अल्कोहल इथेनॉल इज मिक्स्ड विथ मिथानॉल टू प्रिवेंट इट मिस यूज, या फिर ड्रिंकिंग ना करने को, और उसमें डाई भी यूज किया, तो उसी को ही मेनली डीनेचर्ड अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में हर जो लाइन दिया हुआ, हर बुक का जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट है आपको बोर्ड्स एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब प्रॉपर्टीज देखते हैं। इथेनॉल तो कंप्लीट हो गया, अब हम लोग समझेंगे इथेनोइक एसिड्स के बारे में। ठीक है, तो इथेनोइक एसिड्स, उसका मेन फॉर्मूला क्या है इथेनोइक एसिड, या आपने पढ़ा होगा एसिटिक एसिड। तो CH3COOH, ठीक है, इसी को मेनली कहा जाता है। तो कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड। ठीक है, या बहुत लोग इसको कॉमनली बोल देते हैं कि विनीगर, लेकिन विनीगर वो नहीं होता। विनीगर इज जस्ट 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर। ठीक है, तो जस्ट 5 to 8% इथेनोइक एसिड इन वाटर को हम लोग विनीगर कहते हैं। मतलब क्या है कि अगर आपके पास टोटल 100 ml सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें से 5 ml जो होगा, 5 से 8 ml जो होगा वो मेनली इथेनोइक एसिड होगा। ठीक है, इथेनोइक एसिड होगा, और बाकी जो बच गया, ठीक है, बाकी जो बचेगा 95 to 92 ml जो पानी है वो पानी रहेगा H2O। तो इस मिक्सचर को ही मेनली एसिटिक एसिड, सॉरी, विनीगर कहते हैं। ठीक है, इसी मिक्सचर को मेनली विनीगर कहते हैं। तो विनीगर क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। जस्ट 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर। आपको समझ आ गया होगा 5 to 8% का मतलब क्या है। साथ ही साथ में द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन, बहुत कम है। ठीक है, सो हेंस इट ऑफन फ्रीजेस इन कोल्ड क्लाइमेट, सो नेम्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो अगर हम लोग एसिटिक एसिड को, प्योर अगर एसिटिक एसिड है उसको अगर आ, वो तो जहां पर भी ठंड होगी, माइनस टेम्परेचर या जीरो के पास भी होगा, वो फ्रीज कर जाएगा। ठीक है, और जब वो फ्रीज करता है ना, तो वो कुछ आ, जैसे आपने ग्लेशियर्स में देखे होंगे, कुछ बर्फ के ऐसे ऐसे पीसेस होते हैं, लंबे लंबे, एकदम रेशे रेसेदार। उस तरह से मेनली एसिटिक एसिड का होता है। ठीक है, जैसे ग्लेशियर्स में बर्फ जैसे जमे तो उस तरह से वो जम जाता है, इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक का एसिड कहा जाता है। ठीक है, ये था। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा जाए तो इट इज कलरलेस, पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड। ठीक है, पंजेंट स्मेलिंग होता है, जैसे विनीगर देखा ही होगा, स्मेल किया ही होगा आपने। मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, ये भी मिसिबल है। ठीक है, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, तो ब्लू लिटमस टू रेड ये होता है, तो ये क्या मेनली शो कर रहा है, एसिडिक नेचर। नाम ही सजेस्ट कर रहा है ना एसिडिक नेचर। बट हाउवर मिनरल एसिड जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4, वो तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। इसीलिए मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट जो ऑर्गेनिक एसिड्स, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ये सब जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये इन सबको, ऑर्गेनिक एसिड्स को मेनली, ऑर्गेनिक एसिड्स को हम लोग, चाहे कोई भी हो, एसिटिक एसिड हो, CH3COH, ठीक है, या फिर C2H5COOH, इस तरह से, तो ये सब क्या है, तो ये हमारे वीक एसिड, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। अब हम लोग समझेंगे रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड। सबसे पहला जो रिएक्शन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेटअप दिया हुआ है। तो एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, तो इस तरह से हम लोग एक वाटर बाथ बना लेंगे। ठीक है, वाटर बाथ बनाने का कारण ये होता है कि ये बीकर है, इसमें हम लोग ने पानी रख लिया, और हम लोग जो भी केमिकल को हीट करना चाहते हैं, जो भी हमारा सोल्यूशन है, उसको हम लोग डायरेक्टली हीट नहीं देना चाहते, इसीलिए हम लोग वाटर बाथ में इस तरह से किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विगरस हो सकता है, बहुत सारा मतलब आग भी लग सकता है, इसीलिए कंट्रोल वे ऑफ हीटिंग जो है उसी को वाटर बाथ मेनली कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो मिक्सर है टेस्ट ट्यूब, इसमें हम लोग ने क्या किया है, तो मेनली इथेनोइक एसिड और जो अल्कोहल है इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, एंड साथ ही साथ में इथेनोइक एसिड,
इन दोनों को मिक्स कर लिया है विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, और इसमें हम लोग ने कैटलिस्ट यूज किया है H2SO4 कंसंट्रेटेड। तो इन दोनों का जब हम लोग हीट करेंगे तो कुछ टाइम बाद एक गिव्स अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। ठीक है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग एस्टर्स कहते हैं। इसी रिएक्शंस को मेनली एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को मेनली एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो व्हेन ethanoic acid is reacted with ethanol in the presence of concentrated H2SO4, it give rise to what? Sweet smelling substance that is called esters। ठीक है, और ये जो एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है जब इथानोइक एसिड प्लस इथेनॉल, तो मेनली इथाइल इथानोएट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इथाइल इथानोएट का। तो आप इस तरह से कर सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O C2H5। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये भी सही है। ठीक है, और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। एस्टर क्या होता है? तो एस्टर्स आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट। बहुत सारे और जो ईथर बनाने में, परफ्यूम्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, ये सब बनाने में एस्टर्स का यूज किया जाता है। देन आते हैं इथेनोइक एसिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एस्टर से ही रिलेटेड है ये भी, वो है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन ऑफ एस्टर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारे एस्टर बना इथाइल इथानोएट। ठीक है, वो एस्टर को अगर हम लोग एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? इट गिव राइज टू अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल तो बनेगा, साथ ही साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जो कि बेसिकली हम लोग सोप कहते हैं, साबुन जिसको कहते हैं। वो बेसिकली सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड से होते हैं। तो इस तरह से इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जब हम लोग एस्टर को बेस के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इट गिव राइज टू इथेनॉल प्लस सोप। और सोप क्या है? तो सोडियम इथानोएट। ठीक है, सोडियम इथानोएट। तो और सोप मेनली होता ही यही है, सोडियम या पोटेशियम। ये सोडियम भी हो सकता है या केओएच अगर हम लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो कुछ यही बनता CH3C डबल O K। ठीक है, तो ये भी साबुन ही है, सोडियम एंड पोटेशियम। पोटेशियम वाला जो होता है वो माइल्ड होता है और यही मेनली यूज करना चाहिए, सोडियम वाला थोड़ा हार्श होता है। ठीक है, तो पोटेशियम वाला सोप जो है यूज करने स्किन के लिए बेटर रहता है। तो यही रिएक्शन है सैपोनिफिकेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन एंड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो सोप किस तरह से बनता है समझ आ गया होगा। फिर रिएक्शन विद ए बेस। ठीक है, अब जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे कोई भी एसिड का, तो सिंपल ये क्या है, बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। हम लोगों ने पढ़ा है जब एसिड इज रिएक्टेड विद बेस, इट गिव राइज टू व्हाट? सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसमें भी वही चीज होगा कि कोई भी, चाहे ऑर्गेनिक एसिड हो या मिनरल एसिड हो, रिएक्शंस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगा मेनली। तो इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव अ सॉल्ट दैट इज सोडियम इथेनॉइड, कॉमनली नोन एज सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम इथेनॉइड। इथेनॉइड जो है वो IUPAC नेम है, और सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड, ये सब कॉमन नेम होता है। ठीक है, तो कॉमन नेम, IUPAC नेम, ये हायर क्लासेस में आप और डिटेल में समझेंगे, लेकिन आपको बस बता दे रहा हूँ कि इथेनॉइड जो है वो मेनली IUPAC नेम है और एसीटेट कॉमन नेम है। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम लोग जान लेते हैं कि जब, ये तो था कि जब बेस जो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह में अगर हम लोग कार्बोनेट यूज करते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होगा? तो वैसे रिएक्शंस में मेनली उसमें सॉल्ट का फॉर्मेशन तो होगा ही, पानी का भी फॉर्मेशन होगा, साथ साथ में जस्ट एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक्स्ट्रा फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो जब सिंपल हम लोग बेस के साथ रिएक्ट करा रहे थे, कोई भी बेस NaOH KOH, तब
सॉल्ट प्लस वाटर हो रहा था, लेकिन कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कराएंगे एसिड को, तो ऑब्वियसली सॉल्ट तो बनेगा ही, वाटर भी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा। ठीक है, तो इथेनोइक एसिड हो या सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट ही बन रहा है, जिसको सोडियम इथेनोएट कहा जा रहा है, या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3। ठीक है, तो सोडियम इथेनोएट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो सारे रिएक्शंस इथेनॉल और इथेनोइक एसिड्स के जो भी एनसीईआरटी बुक में दिए गए थे वो कवर हो चुके हैं। अब हम लोग और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं, और इससे क्वेश्चंस आने के 100% चांस रहता ही है इस वाले पार्ट से। एटलीस्ट 2 मार्क्स का तो इस वाले पार्ट से आता ही आता है, शॉर्ट भी आ सकता है या फिर दो से ज्यादा 4-5 नंबर के भी आ सकते हैं। वो है सोप एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो आपने सही सुना है, सोप एंड डिटर्जेंट। अब पहले हम लोग पढ़ेंगे सोप्स के बारे में। तो सोप्स क्या है बेसिकली? द मॉलिक्यूल ऑफ सोप्स आर व्हाट? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मैंने बताया, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। जनरल फॉर्मूला जो है RCONA होता है। आर कोई कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी आप अल्काइल ग्रुप यूज कर सकते हैं, जैसे कि C17H36 CONA, ये भी एक सोप है। C15H32CONA, ये भी एक सोप है। या फिर आप Na की जगह पोटेशियम लगा लीजिए, दोनों ही सोप है। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ही मेनली सोप कहा जाता है। अब सोप किस तरह से क्लीन करता है हमारे कपड़ों को, ठीक है, वो जानना जरूरी है। और सोप में जो है, ये सोप जो है, इसमें मेनली 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आयनिक पार्ट, और आयनिक पार्ट इस केस में क्या है, तो वो है सोडियम या फिर पोटेशियम, बेसिकली सोडियम या फिर पोटेशियम, जो कि पानी के साथ में इंटरैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो आयनिक वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक होता है, उसको पानी पसंद है। ठीक है, वो वाटर लविंग है। जो आयनिक पार्ट है वो वाटर लविंग है। बाकी जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, वो ऑयल के साथ इंटरैक्ट करता है, और वो मेनली हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, तो वो मेनली हाइड्रोफोबिक होता है। तो मेनली सोप जो होता है कुछ इस तरह से होता है, जिसका हाइड्रोफोबिक, ऐसे करके हम थोड़ी देर में आएंगे, ऐसे ऐसे के हेड होता है, और ये टेल वाला पार्ट होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। ये हेड वाला पार्ट जो है मेनली वो है हमारा आयनिक पार्ट, Na+ या K+ हो सकता है। और ये जो है हमारा लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। ठीक है, जो कि हाइड्रो ये हाइड्रोफोबिक होता है, इसको पानी पसंद नहीं है। जो आयनिक वाला पार्ट है, जो हेड वाला पार्ट है, उसको पानी पसंद है। ठीक है, तो ये मेनली सोप का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म a structure called the micelles, which where one end of the molecule is towards the oil droplet and the ionic end faces outside। जैसे कि ये जो डायग्राम है बेसिकली वो किसका है, तो मिसल का है। ठीक है, तो मिसल क्या होता है, तो बेसिकली सोप के जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स बोल सकते हैं, वो कुछ इस तरह से अलाइन हो जाते हैं। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ठीक है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अंदर रहता है, वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट करता है। और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो आयनिक वाला पार्ट है, जो वाटर लविंग है, वो बाहर में रहता है। ठीक है, और कुछ इस तरह से ये, तो ये क्या हो जाता है बेसिकली यहाँ पर, दिस फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर। ठीक है, इमल्शन के बारे में आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे मिल्क एक इमल्शन है, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इमल्शन बन जाता है पानी में। एंड द सोप मिसल्स thus help in pulling out the dirt in water and we can wash our clothes clean। ठीक है, तो जो हाइड्रोफोबिक जो हमारा चेन है, कार्बोक्सिलिक चेन जो है, वो मेनली ऑयल ड्रॉपलेट के साथ में जो भी ग्रीस डर्ट वगैरह है उसके साथ में इंटरेक्ट होता है, और उसके साथ वो ऑयल डर्ट को जो कपड़ों से वो निकाल देता है।
और इस तरह से हमारे कपड़े मेनली क्लीन हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मेनली आपको समझना जरूरी है कि हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा है, हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा है, और किस तरह से अलाइन है। ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आता है मिसल फॉर्मेशन का तो आप डायग्राम अवश्य बनाइएगा, क्योंकि थियोरिटिकल पार्ट तो कोई पढ़ेगा नहीं, कोई टीचर नहीं, लेकिन डायग्राम अगर करेक्ट है आपका तो थियोरिटिकल पार्ट का कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब उतना ज्यादा कोई देखते नहीं है। ये डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं कि व्हेन सोप इज डिसॉल्व इन हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, जैसे कि आपने देखा कि soaps are molecules in which two ends have differing properties. One is hydrophilic, that is जो कि वाटर पसंद है, और एक हाइड्रोफोबिक जिसको इंटरैक्ट करता है बेसिकली हाइड्रोकार्बन से। उसमें क्या था, हाइड्रोकार्बन जो था ऑयल डर्ट वगैरह था। तो व्हेन सोप इज एट द सरफेस ऑफ वाटर द हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिक टेल है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का है, और ये हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो आयनिक वाला पार्ट है। ठीक है, ये तो समझ आ ही गया होगा। तो tail of the soap will not be soluble in water and the soap will lying along the surface of water with the ionic end in the water and the hydrocarbon tail protruding out of the water। ठीक है, तो वो अलाइंग कुछ इस तरह से हो जाएंगे कि हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो बाहर रहेगा, टेल वाला पार्ट बाहर रहेगा, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, आयनिक बॉन्ड जो है वो मेनली हाइड्रोकार्बन के साथ में इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो इनसाइड वाटर क्या होगा, these molecules have a unique orientation thus keeps the hydrocarbon portion out of the water। ठीक है, thus cluster of molecules in which the hydrophobic tails are in the interior of the cluster and the ionic ends are on the surface of the cluster, this formation is called micelle formation। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज हो रहा है कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ठीक है, वाटर हेटिंग जो पार्ट है वो अंदर की तरफ रहता है, और जो आयनिक पार्ट है, ठीक है, जो वाटर लविंग है, ठीक है, वो बाहर की तरफ होता है। तो सोप इन द फॉर्म ऑफ मिसल इज एबल टू क्लीन सिंस द ऑयल डर्ट विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसल। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द मिसल जो है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ही कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और दिस मिसल स्टेज इन द solution as a collide and will not come together to precipitate because of the ion repulsion. Thus, the dirt suspended in the missile is also easily rinsed away. The soap missiles are large enough to scatter light and hence soap solution appears cloudy। ठीक है, तो सोप सॉल्यूशंस बहुत बड़े बबल्स होते हैं, उसमें लाइट आराम से स्कैटर हो जाता है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मिसल फॉर्मेशन का, किस तरह से ये काम करता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे वो है डिटर्जेंट के लिए। ठीक है, तो डिटर्जेंट इज डिफरेंट फ्रॉम सोप, किस तरह से है, तो डिटर्जेंट्स आर बेसिकली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। वहां पर था सोडियम एंड पोटेशियम, और कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर अमोनियम या सल्फेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को मेनली डिटर्जेंट कहा जाता है। हायर क्लासेस में आप डिटेल में पढ़ेंगे एसिडिक बेसिक डिटर्जेंट्स सबके बारे में। तो कुछ इस तरह से मेनली होता है, लॉन्ग बहुत लंबे लंबे चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, और सल्फेट भी हो सकता है, अमोनियट भी, दोनों ही प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, ये है मेनली डिटर्जेंट। अब है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हम लोग ये जानेंगे कि सोप्स और जो डिटर्जेंट उनका डिफरेंस क्या है। हार्ड वाटर भी जान लीजिए, सॉफ्ट वाटर क्या होता है। तो हार्ड वाटर नाम ही सजेस्ट जैसे कर रहा है कि वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस लैदर विद द सोप रेडिली इज कॉल्ड हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर वो वाटर है जो अगर हम लोग साबुन को उसमें घोलेंगे तो लैदर नहीं बनेगा, फोम नहीं बनेगा, झाग जो है वो नहीं फॉर्मेशन होगा। तो उसको वैसे पानी को हम लोग खारा पानी या फिर हार्ड वाटर कहते हैं। सॉफ्ट वाटर उसे कहेंगे कि जिसमें जो फोम है वो आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो वो सॉफ्ट वाटर है। ठीक है, अगर कोई भी पीने वाला पानी यूज कर लीजिए तो वो मेनली सोप जो है वो वो आराम से फोम बना लेता है, तो वो मेनली सॉफ्ट वाटर है। और हार्डनेस क्यों आता है, ठीक है, हार्डनेस क्योंकि बहुत सारे इसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स हटा ही दिए जाते हैं। ठीक है,
तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, सल्फेट्स, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डनेस किस वजह से आता है, तो प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंस जान लेते हैं डिटर्जेंट्स और सोप के बारे में। सबसे पहला तो आपको पता ही है कि सोडियम सोप जो है सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है, और ये है अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट। ठीक है, ये डिफरेंस है। आयनिक पार्ट ऑफ द सोप इज CONA पार्ट। ठीक है, और जो आयनिक पार्ट ऑफ डिटर्जेंट है वो सल्फोनेट अमोनिएट होता है। फिर सोप जो होता है उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है वाटर में, क्योंकि लैदर नहीं बनता, लैदर नहीं बनेगा, फोम नहीं बनेगा, मिसल फॉर्मेशन नहीं होगा, और वो सही तरह से कपड़े को क्लीन नहीं कर पाता है। लेकिन डिटर्जेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्जेंट हार्ड वाटर हो, सॉफ्ट वाटर हो, वो बहुत अच्छे से उसमें मिसल फॉर्मेशन होगा, लैदर बनेगा, और वो इजीली क्लीन कर देता है। इसीलिए हम लोग अगर अपने मैले कपड़े धोने होते हैं तो हम लोग डिटर्जेंट का यूज करते हैं इन कंपैरिजन टू सोप। ठीक है, हम लोग सोप यूज नहीं करते हैं, मतलब करते हैं, लेकिन हाँ सोप्स मिलते हैं, ऐसे नहीं है। जो टिकिया मिलती है सर्फ एक्सेल, रिन वगैरह की, वो यूज किया जाता है, लेकिन वो भी मेनली डिटर्जेंट ही रहता है उसमें। ठीक है, तो वो उस तरह से लैदर नहीं बनाता। अगर आपने गौर किया होगा, जिस तरह से डिटर्जेंट फोम बनाता है, वो साबुन की जो टिकिया है वो नहीं बनाते हैं। सोप्स जो होते हैं वो मेनली बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो हम लोग अपने बॉडी पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। लेकिन डिटर्जेंट जो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा कॉज करते हैं, और हम लोग उसको अपने बॉडी पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा हार्श रहेगा हमारे स्किन के लिए। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द सोप्स एंड डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट क्यों एडवांटेजेस है, वो हार्ड वाटर में क्यों कैसे एक्ट कर जाता है, ठीक है, उसमें फोम कैसे बना लेता है। तो मेन एडवांटेज यही है कि डिटर्जेंट का सोप है, दैट इज सोप कैन नॉट यूज्ड इन हार्ड वाटर। हम लोग सोप को हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते, सॉफ्ट वाटर में तो वो कर लेगा, लेकिन हार्ड वाटर में नहीं होगा। वहां पर हम लोग को हार्ड वाटर में मेनली क्या होता है, तो हार्ड वाटर जब हम लोग सोप को रिएक्ट कराते हैं तो वो फॉर्म होता है कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट, जिसको स्कम कहा जाता है। ठीक है, तो कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाता है, स्कम जिसको बोला जाता है। तो ये मेनली जब भी हम लोग सोप को हार्ड वाटर वाला, जैसे हार्ड वाटर में कैल्शियम क्लोराइड ये सब तो प्रेजेंट होगा ही, तो ये जब ऐसा रिएक्शंस होगा तो मेनली कैल्शियम स्टीयरेट जो स्कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वाइट कर्डी टाइप का होता है, और साथ साथ में नमक ये रिलीज होता है। ठीक है, thus in hard water soap does not give blather while the detergent does। ठीक है, लेकिन क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो सोडियम पोटेशियम से तो नहीं है, वो अमोनिएट और सल्फोनेट से बना हुआ है, तो वो आसानी से फोम बना लेता है, उसमें स्कम नहीं बनता। ठीक है, इसमें स्कम नहीं बनता, फोम बन जाएगा, लादर बन जाएगा, तो मिसल फॉर्मेशन अच्छे से होगा, और जो ऑयल, डर्ट, ग्रीस है वो डिटर्जेंट ज़्यादा आसानी से निकाल देता है। ठीक है, तो ये था मिसल फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है डिटर्जेंट सोप के बारे में, सैपोनिफिकेशन रिएक्शंस के बारे में, साथ ही साथ में मिसल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और जितने भी केमिकल रिएक्शंस मैंने कराए वो सारे ही इम्पोर्टेंट है, और इसी तरह से ये चैप्टर हमारा जो थियोरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम लोग मेनली इससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करेंगे, तो उस पार्ट को जरूर देखिएगा। इस पार्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और नोटिफिकेशन टाइमली पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।